हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 13.1 यानी सप्रतिबंध प्रायिकता अपना स्टार्ट किए थे और इसका हम लोग पूरा थ्योरी और उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को प्रश्नावली देखना है, तो चलो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या बोला है। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, यानी दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया है 0.3 और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी दी है 0.2। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ ज्ञात करो और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई ज्ञात करो, दोनों पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी एफ अपान ई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आपको कितना दी है 0.2 और एफ की प्रोबेबिलिटी आपको कितना दी है 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, 10 अंक आप काट गए। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर एफ इंटरसेक्शन ई चाहिए, तो एफ इंटरसेक्शन ई कैसे निकालोगे, जो ई इंटरसेक्शन एफ होगा वही एफ इंटरसेक्शन ई होगा। एफ इंटरसेक्शन ई का मतलब क्या, एफ और ई में कॉमन, तो एफ और ई में वही कॉमन होगा जो ई और एफ में कॉमन होगा। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एफ इंटरसेक्शन ई को ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम चीज है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.2, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.6, तो 10 अंक यानी 2/6, यानी कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी ज्ञात कीजिए यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दिया है आपको 0.32। तो आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, ए अपान बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सवाल में कितना दिया है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 0.5। तो दशमलव हटाओ, दशमलव ऊपर से हटाओगे तो 32 और नीचे से हटाओ 5, लेकिन जब ऊपर से हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे। आप ऐसे समझ लो ना, 0.1 अंक इधर शिफ्ट कर दो, 0.1 अंक इधर शिफ्ट कर दो और ऊपर से दशमलव हटाने के लिए नीचे गुणा कर दो 0 का। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, एक एक अंक बैलेंस कर दो, तो ये दशमलव इधर जाके 3.2 हो जाएगा और ये दशमलव इधर 5.0 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब होता नहीं, ऊपर से दशमलव हटाओ नीचे 0 बढ़ा दो, 32/50। तो फिर आप इसको सरल कर दो, कितना हो जाएगा 2 से करो 16 दूना 32 और 25 दूना 50, यानी इसकी प्रायिकता कितनी होगी 16/25। ठीक है, तो आपको ये दोनों कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। आप कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखना, अगर ना आए तो, वरना आप इसे स्किप करके आगे बढ़ते चले जाओ जितना आप लगा चुके हो। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि ए की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए की प्रोबेबिलिटी कितनी बोला है 0.4। तो आपको निकालना है पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, थर्ड आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चलो कैसे निकालोगे, अब ध्यान से यहाँ पर ये चीज देखो, आपको ए की प्रायिकता दिया है, बी की प्रायिकता दिया है और आपको बी अपान ए का प्रायिकता दिया है। अभी तक क्या करता था, बी अपान ए की प्रायिकता पूछता था, यहाँ पर बी अपान ए की प्रायिकता दी है, तो यही आप उठा लो कि चूंकि बी अपान, हम फर्स्ट का सोल्यूशन बता रहे हैं, यहाँ पर बी अपान ए की प्रायिकता का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सप्रतिबंध की प्रायिकता के फार्मूला से। सप्रतिबंध का प्रायिकता कैसे निकालते हो, बी अपान ए की प्रायिकता कैसे निकालोगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे ए की प्रायिकता, और ये आपको दिया कितना 0.4, हमें ये नहीं पता है, ये निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकाल लो, और ए की प्रायिकता कितना दिया 0.8, तो भाग इधर आके गुणा हो जाएगा 8 × 32 यानी 0.32, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक मिलकर दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, तो ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। लेकिन हमको ए इंटरसेक्शन भी पूछा, तो बी इंटरसेक्शन ए वही होता है जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बी और ए में वही कॉमन होगा जो ए और बी में कॉमन होगा, यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना आ जाएगा 0.32। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब तो ए इंटरसेक्शन बी आपको पता ही चला ना, कितना है 0.32, और बी की प्रायिकता सवाल में ही दिया है 0.5, तो दशमलव आप एक एक अंक हटा दो, यानी ये 3.2/5 हो जाएगा, और यानी हम इससे लिख सकते हैं 32/50। तो 2 से सरल करो, 2 16 में 32 और 2 25 में 50। तीसरा पार्ट में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ख्याल करो, केवल ए यूनियन बी पूछा कि ए यूनियन बी अपान एफ नहीं, ठीक है। तो ए यूनियन बी आप कैसे निकालोगे, ख्याल करो, ए यूनियन बी की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, फार्मूला पता है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रायिकता कितना दिया है सवाल में 0.8, बी का प्रायिकता कितना दिया 0.5, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हम लोग इधर निकाले हैं 0.32। तो कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी 1.3 ना, 1.3 माइनस 0.32, 1.3 में से जब 0.32 घटाओगे तो 0 8, यहाँ पर 9 ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.98। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। यदि 2pa यानी प्रायिकता ए का दुगना ये बराबर है प्रायिकता बी के, और ये किसके बराबर है 5/13। इस बात का मतलब क्या है कि ये भी इसके कितने के बराबर होगा, यानी 2pa ये बराबर होगा 5/13। यानी कहने का मतलब आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/26, अरे 2 इधर आ जाएगा ना, 13 दूना 26 हो जाएगा, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो दिया ही है 5/13। ऐसे 2 बराबर लगा दी, इससे दिक्कत नहीं हुआ ना, इतना बराबर इतना लिख सकते हो, इतना बराबर इतना भी लिख सकते हो। अरे दर्पण आप आवर्धन सूत्र नहीं करते, एम बराबर आए पान, ओ बराबर हुए पानी, जब 3 बराबर, इसका मतलब क्या है कि आप दोनों को ले सकते हो। तो आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए दी दिया, प्रोबेबिलिटी बी दी दिया, और आपको क्या पूछा है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, आपको ये भी दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी कितना दिया है 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये कितना हुआ 2/5। तो क्या यहाँ से हम इंटरसेक्शन बता सकते हैं कितना आ जाएगा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भाग इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 2/5 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रायिकता कितनी है 5/13, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हमें क्या मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13। ठीक है, तो हमको ए की प्रायिकता पता है, बी की प्रायिकता पता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पता है, तो क्या यूनियन की प्रायिकता नहीं बता पाओगे, हो जाएगा आराम से फार्मूला, क्या कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है देखो 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितना मिला 2/13, तो लसल लोगे 26 आ जाएगा, तो यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4। 13 दूना 26, 2 का गुणा करो 10 ही होगा, 13 दूना 26, 2 का गुणा करो 4 ही होगा, 10 5 15, 15 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा 11/26, यानी ए यूनियन बी की जो प्रायिकता आया वो कितना है 11/26। ठीक है, तो आप ये कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, यदि यानी आपको दिया है कि ए की प्रायिकता कितनी है 6/11, बी की प्रायिकता कितनी है 5/11, और ये भी दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है 7/11। अब सीधी सी बात है, यूनियन दिया है तो क्या यहाँ से आप तुरंत इंटरसेक्शन का बता सकते हो प्रोबेबिलिटी, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा है ना आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पता है ना, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो बस यहाँ पर यूनियन लगाना, यहाँ पर यूनियन होगा तो वहां पर इंटरसेक्शन लगाना। अब आपको ये तीनों वैल्यूज दिए हैं सवाल में, तो ए की प्रायिकता कितनी मिली आपको 6/11, बी की प्रायिकता कितनी है 5/11 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता कितनी है 7/11, तो 6 5 11, तो 11
-7/11। जब हर बराबर है सीधा इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 7 4 11 यानी 4/11। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी हुई? दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना मिला 4/11। फिर दूसरा पार्ट इसमें क्या पूछा, जब आपको इंटरसेक्शन पता चल गया तो क्या आप सप्रतिबंध प्रायिकता बता सकते हो? दूसरे पार्ट में आपको क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी। ए अपान बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना मिला आपको? 4/11 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो सवाल में ही दिया है 5/11। तो 11 से 11 कैंसिल हो कितना हो जाएगा 4/5। तीसरा पोर्शन आपको क्या पूछा है? तीसरे पोर्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए। तो बी अपान ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और आपको पता है कि बी इंटरसेक्शन ए का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी भी आप निकालो यहाँ से 4/11। तो 4/11 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे 6/11, तो कितना जगह 4/6 यानी 2 से सरल कर दो, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 2/3। समझ में आ रहा है ना? तो आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब आगे आपको क्या बोला है? निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ ज्ञात करना है। आपको 6 से 9 तक सभी में क्या ज्ञात करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, यानी जब एफ हो चुका है तो ई की सप्रतिबंध प्रायिकता। तो चलो छठवां क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो जब एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो आपका प्रतिदर समष्टि क्या आएगा? हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। फिर दो, अभी एक टेल हमने इंट्रोड्यूस करा, 2 टेल लाओ। हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, तीनों टेल आ जाएगा। यही तो आपका प्रतिदर समष्टि होता है ना। अब इसमें देखो, क्योंकि जब भी ई अपान पूछेगा सबसे पहले हमको ई डिफाइन करना पड़ेगा और हमको एफ डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको अच्छे से डिफाइन करके दे दिया है कि ई क्या है? ई क्या है? तीसरी उछाल पर चित्त। ई क्या है? तीसरी उछाल पर चित्त। एफ क्या है? पहली दोनों उछाल पर चित्त। पहली दोनों उछाल पर चित्त। तो बताओ तीसरी उछाल पर चित्त का मतलब क्या क्या आएगा? तीसरी उछाल पर चित्त यानी हेड आना चाहिए, तो इस ये भी आ जाएगा। तीसरी उछाल पर चित्त इसमें भी है, यानी हेड टेल हेड भी हो जाएगा, टेल हेड हेड भी हो जाएगा। फिर एक ही होगा ना, टेल टेल हेड। यही चारों में तो तीसरी उछाल पर चित्त है। पहली दोनों उछाल पर चित्त, पहली दोनों उछाल पर चित्त यानी ये भी हो जाएगा। देखो इसमें दोनों, पहले दोनों पर हेड है, चित्त का मतलब हेड ही होता है ना। तीसरे पर आ गए उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी है यानी हेड हेड टेल, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस इसके आगे कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि उस 2 उछाल पर चित्त होना चाहिए, पहले और दूसरे पर चित्त होना चाहिए, बाकी आगे क्या हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस अब सबसे पहले जब भी ऐसा आपको मिलेगा आप क्या निकालोगे? ए इंटरसेक्शन एफ। अरे ई अपान एफ का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ ख्याल है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो हमको ई इंटरसेक्शन एफ आगे चाहिए, तो आप पहले से ही ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया करो। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? इन दोनों में कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन है? देखो हेड 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 कॉमन हुआ, फिर हेड हेड टिल, बस और कुछ नहीं कॉमन है, यानी एक ही कॉमन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताने का ये तरीका है, या हम लोग नंबर से भी तो कर देते हैं इसको, क्योंकि जब प्रतिदर समष्टि में जितने भी अवयव सबके आने की बराबर संभावना है, तो क्या यहाँ पर सबके आने की बराबर संभावना है कि नहीं बराबर संभावना है? अरे सबके आने की 1/8 ही चांस है ना। हेड 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 आने का भी 1/8 चांस है, इसके भी आने का 1/8 चांस है। क्यों? क्योंकि जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो हेड और टेल दोनों के आने का बराबर संभावना होगा। तो जब सभी के आने का बराबर चांस है तो हम नंबर वाले फार्मूले से भी बता सकते हैं प्रायिकता। तो बस ई इंटरसेक्शन एफ में कितना नंबर मिला? 1, और एफ में कितना नंबर है? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ कितना मिला आपको? 1/2। अब इसका दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट में ई क्या बोला है? न्यूनतम 2 चित्त। न्यूनतम 2 चित्त। न्यूनतम 2 चित्त का मतलब कम से कम 2 चित्त आना चाहिए। तो कम से कम चित्त का मतलब समझ रहे हो ना? चित्त का मतलब क्या? हेड। तो 2 हेड कम से कम आना चाहिए, यानी 2 से कम हेड नहीं आना चाहिए। 3 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों आने का मतलब हेड हेड भी आ जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा। इसमें 3 हेड, 2 आ जाए चाहिए बिल्कुल। फिर हेड टेल हेड भी आ जाएगा, हेड हेड टेल भी आ जाएगा। हेड टेल टेल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कितने चित्त हैं?
सिर्फ एक चित है, तो हमको कम से कम दो चित चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए। अब इसके आगे इसमें तो एक एक चित है और इसमें तो एक भी चित नहीं है, यानी आपका यहां से यहां तक नहीं आएगा, सिर्फ यहीं तक आएगा। फिर एफ घटना को किस तरीके से डिफाइन किया है? अधिकतम एक चित, अधिकतम एक चित। अधिकतम एक चित यानी ज्यादा से ज्यादा एक चित आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक चित आने का मतलब क्या है? कम से कम एक भी ना आए, कम से कम एक भी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा बस एक देखना है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए चित। तो इसमें एक से ज्यादा चित है और इसमें तो तीन तीन चित है, नहीं लेना है। इसमें दो चित है, नहीं लेना, क्योंकि ज्यादा ज्यादा एक ही चित आना चाहिए। इसमें भी दो चित है, इसमें भी दो चित है, हाँ ये आ सकता है ना, क्योंकि इसमें देखो एक है, हम एक तक ले सकते हैं। फिर टेल हेड टेल भी आ जाएगा, टेल टेल हेड भी आ जाएगा और टेल 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 आ जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें कुछ नहीं कॉमन है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे ए इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा? 5। और जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो उसको 5 लिखते हो ना। तो बताओ, तो अगर ई इंटरसेक्शन ई 5 हो गया तो हमको क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। तो ई अपान एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर बटे नंबर इन एफ, यही तो फार्मूला है। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव है? 0 बटे एफ, एफ की प्रायिकता कितने, एफ में कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 0 में किसी का भी भाग दो कितना आ जाएगा? 0। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला है? ई को किस तरीके से डिफाइन किया है? अधिकतम दो पट, अधिकतम दो पट। तो दो पट कब कब आएगा? अधिकतम दो पट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा दो पट होना चाहिए, दो से ज्यादा पट, पट यानी टिल ना, पट यानी टिल, यानी दो से ज्यादा टिल नहीं होना चाहिए। दो से ज्यादा टिल होने का मतलब 3 टिल नहीं आना चाहिए। तो ये आ सकता है क्या? इसमें हेड हेड आएगा, अधिकतम दो पट में ये आएगा कि नहीं आएगा? आप सब बताओ, अधिकतम दो पट में आएगा कि नहीं आएगा? हेड 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 नहीं आएगा, क्यों ना? गलत है, आएगा। अरे अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो पट होना चाहिए ना, कम से कम एक भी ना हो तो कोई क्या दिक्कत है? आपको बस देखना है ज्यादा से ज्यादा दो होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम का मतलब दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम सीधी सी बात है, हम ज्यादा से ज्यादा दो रोटी खाएंगे, हो सकता है हम एक भी रोटी नहीं खाएं, हम केवल चावल ही खा लें, ये भी हो सकता है ना, एक भी रोटी ना खाएं। तो अधिकतम दो पट का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो पट आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो टेल आना चाहिए। बस आपको ये देखना कि दो से ज्यादा टेल नहीं आना चाहिए, कम से कम नहीं देखना, कम से कम कितना, एक को मत आए, एक आए दो आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक भी टेल नहीं है, ये आ सकता है इसमें, ठीक है। अधिकतम का मतलब बस ज्यादा से ज्यादा दो टेल, उससे ज्यादा नहीं, दो से, बस आपको ये देखना कि दो से ज्यादा टिल ना हो। तो इसमें एक भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दो से ज्यादा टिल नहीं है इसमें। ये भी आ जाएगा क्योंकि इसमें एक ही टिल है, ये भी आ जाएगा क्योंकि इसमें बस एक ही टिल है, ये भी आ जाएगा क्योंकि इसमें भी केवल एक ही टिल है, ये भी आ जाएगा क्योंकि इसमें दो टिल है, और ज्यादा से ज्यादा हम दो टिल ले सकते हैं, यानी हेड टेल टिल आ जाएगा, और टेल हेड टिल भी आ जाएगा, टेल टिल हेड भी आ जाएगा। बस ये क्या टेल टिल टिल आएगा? टेल टिल टिल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा कितना टिल चाहिए? दो टिल चाहिए, उसमें 3 टिल आ गए। फिर एफ को किस तरीके से डिफाइन किया है? न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट। न्यूनतम दो पट का मतलब, न्यूनतम दो पट का मतलब क्या है? कि कम से कम दो होना चाहिए, दो से कम पट का मतलब टिल, दो से कम टिल नहीं होना चाहिए। इसमें तो दो से कम टिल है, और इसमें देखो नहीं तो दो से तो कम है ना, इसमें भी एक ही टेल है, दो से कम टेल है, इसमें भी एक ही टेल है यानी दो से कम है, इसमें भी एक टेल है यानी दो से कम टेल है, इसमें दो टेल है। तो ये आ सकता, क्योंकि कम से कम दो टेल आना चाहिए, तो यानी ये हो जाएगा, यानी हेड टेल टेल होगा, ये भी होगा, टेल हेड टेल भी होगा, टेल टेल हेड भी होगा, और टेल 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 भी होगा, क्योंकि कम से कम दो आना चाहिए। अब देख लो, इनमें कम से कम दो है, ज्यादा ज्यादा हमें देखना है, ज्यादा ज्यादा कितना हो जाए हमसे कोई दिक्कत नहीं, बस हमको देखना ही है कि दो से कम ना हो। न्यूनतम का मतलब कम से कम दो होना चाहिए, उससे तो कम नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है ना, ठीक है। तो अब इसका इंटरसेक्शन बताओ कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन है, इसमें क्या मिला? हेड 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 इसमें आएगा नहीं, टेल हेड हेड, क्योंकि इसमें दो हेड है तो इसमें दो हेड वाला तो नहीं आएगा, तो दो हेड वाला इसमें जितने भी होंगे इसमें एक भी नहीं आएगा, तो ये भी इतना तो देखता नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ दो हेड वाले आएंगे या नहीं आए हैं, तो दो हेड वाले जिसमें नहीं हुए, आप देखो इसमें हेड टेल टिल, तो यहां पर भी है हेड टेल टिल, ये है ना हेड टेल टिल, यानी कॉमन कितना आ गया? हेड टेल टिल। और फिर हेड टेल टिल देख लिए, अब टेल हेड टेल देखो, टेल हेड टेल भी है यहाँ पर, टेल हेड टेल,
फिर टिल हेड भी है, यस टिल हेड भी है, तो ये 3 कॉमन है। तो आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। ई अपान एफ का मतलब क्या है, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर है, 3, और एफ में कितने नंबर, 1 2 3 4, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3/4। सातवें क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। तो जब 2 सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये पॉसिबिलिटीज है यानी कि। तो अब इसमें घटना पहले क्वेश्चन में ई को किस तरीके से डिफाइन किया है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। और एफ को किस तरीके से डिफाइन किया है, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। तो बताओ एक सिक्के पर पट प्रकट होने का मतलब क्या है, कि देखो एक सिक्के पर पट प्रकट होना यानी हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है। अब एक सिक्के पर चित आना, एक सिक्के पर यानी जब एक पर चित आएगा तो यानी एक पर पट आएगा, तो इसका भी यही केस बनेगा यानी हेड टेल और टेल हेड। तो जब इसमें इंटरसेक्शन लोगे यानी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में यही दोनों आ जाएगा, हेड टेल और टेल हेड। तो आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। ई अपान एफ का मतलब क्या है, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव हैं, 2, और एफ में कितने अवयव हैं, 2। देखो ई इंटरसेक्शन एफ में भी 2 अवयव हैं और एफ में भी 2 अवयव हैं, तो 2/2 करो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या बोला है, दूसरे पार्ट बोला है कोई पट नहीं प्रकट होता। ई किस तरीके से डिफाइन किया है, कोई पट प्रकट नहीं होता। और एफ को किस तरीके से डिफाइन किया है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त प्रकट नहीं होता। तो जब बताओ कोई पट प्रकट नहीं होगा यानी दोनों का दोनों हेड आएगा, तो यानी इसका हो जाएगा हेड हेड इसमें आएगा। और जब कोई चित्त नहीं होता यानी एक भी चित्त नहीं आएगा तो यानी दोनों टेल आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन बताओ क्या आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ कितना मिला, 5। अरे कुछ कॉमन नहीं मिला, जब 5 कॉमन मिला तो बस आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ पूछा, तो ई अपान एफ का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर और एफ बटे एफ में नंबर। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर है, 0। 5 होने का मतलब उसमें एक भी अवयव नहीं है ना, और बटे एफ में कितने अवयव है, 2। तो जब 0 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा, 0। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एक पासे को 3 बार उछाला गया। सीधी से जब एक पासे को 3 बार उछालोगे तो प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने नंबर आएंगे, 2 से 16 नंबर आएंगे। 3 बार उछालना है ना, तो 3 बार उछालने पे 2 से 16 अवयव आएंगे। अब सीधी सी बात है, आप प्रतिदर्श समष्टि पूरा लिख नहीं पाओगे, 2 से 16 को आपको लिखना नहीं। फिर इसमें क्या बोला है, एक घटना है ई। ई को किस तरीके से डिफाइन किया है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, 4 प्रकट होना। और एफ को किस तरीके से डिफाइन किया है, पहली 2 उछालों पर 6 तथा 5 प्रकट होना। पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना, 6 तथा 5 प्रकट होना। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, तीसरी उछाल पर 4 कब प्रकट होगा, इससे कितने भी बन सकते हैं। यानी अगर आपको ई लिखना होगा तो ई आप क्या क्या आएगा, तीसरी पर संख्या, क्योंकि 3 उछाल पे यानी 3 ही आउटपुट आपको लिखना है 3 पे, तो तीसरी पे तो फिक्स कर दिया 4, तो पहले दूसरे पर आपको अपने मन से लेना है। तो जब पहले दूसरे पे आप अपने मन से लोगे तो पहले पर 1 हो सकता है, फिर यहाँ पर यहाँ पे 1 लोगे, पहले पे 1 लोगे, यहाँ पर 2 लोगे, पहले पे 1 लोगे, यहाँ पर 3 लोगे, तो ऐसे यानी बहुत लिख पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना, यानी 36 बन जाएगा टोटल। अगर ध्यान दो तो टोटल 36 बन जाएगा। अरे क्योंकि 1 फिक्स हो गया तब 2 को 36 तरीके से फिक्स कर पाओगे। फिर एफ, हम पूरा ई और एफ नहीं लिखेंगे, हम सीधा ई इंटरसेक्शन एफ का तैयारी करें। कैसे हुई समझना, पहली 2 उछाल पर क्रमशः 6 तथा 5 होना चाहिए, तो यानी पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर, तो यानी तीसरी उछाल पर हम कुछ ले सकते हैं, तीसरी उछाल पर 1 ले सकते हैं, तीसरी उछाल पर हम 2 ले सकते हैं, फिर 3 ले सकते हैं, फिर 4 5 6। आपको देखना है जो दोनों में है। दोनों में होने का मतलब क्या है, पहले यानी पहले में 6 होना चाहिए
दूसरे में 5, क्योंकि दोनों में देखना है ना। तो पहले में 6 हो, दूसरे में 5 हो, और तीसरे पर, क्योंकि इसमें 4 फिक्स कर दिए, इसमें 6 और 5 फिक्स कर दिए, तो पहले दोनों पर तो 6 होना चाहिए, ये फिक्स है, और तीसरे पर कितना होना चाहिए, 4। तो बस यही कॉमन आएगा कि नहीं कॉमन आएगा। तो ये बात समझ में आया ना। तो यानी यही तो इसका इंटरसेक्शन हुआ, तो यही क्या हो गया आपका ई इंटरसेक्शन है। यानी ई इंटरसेक्शन में केवल क्या आएगा, 6 5 4। तो बस, तो पूरा मत लिखो, सीधा आप बता दो क्या, ए इंटरसेक्शन एफ। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा एफ में कितने नंबर आएंगे, ठीक है। तो एफ में आपको नंबर बताना है, तो ई का छोड़ो, केवल आप एफ का बता दो। तो एफ में कितने आ जाएंगे, पहली दो उछालों पर क्रमशः 6, यानी पहले पे 6, दूसरे पे 5, तो तीसरे पे 1 आ सकता है, फिर 6 5 2 हो सकता है, फिर 6 5 3 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, 6 5 5 हो सकता है, 6 5 6 हो सकता है, क्योंकि पहले दो उछाल पे आपको फिक्स कर देना 6 और 5, और तीसरे उछाल पर अपने हिसाब से बदलते रहो। और जब ई इंटरसेक्शन एफ का बात आएगा, तो ई इंटरसेक्शन में वही आएगा जो ई में भी हो, जो एफ में भी हो, यानी पहले दोनों पर 6 और 5 आए, और तीसरे पर क्या आए, 4 आए, तो यही आपका इंटरसेक्शन में आ गया। तो बस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर इन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर आया है, 3 नहीं, एक ही है ना, एक ही उछाल, एक ही बात बता रहा है, 1 बटे एफ, एफ में कितने नंबर आएंगे, 6। ठीक है, तो कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर, फिर देखते हैं 9वां क्वेश्चन। इसमें भी 2 पार्ट है, 8वां में नहीं, ठीक है। अब आओ देखो 9वां पार्ट। 9वां पार्ट में क्या बोला है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र या शिक्षिका खड़े हैं, यानी आपका कोई एक फोटो शूट हो रहा है, उसमें माता पिता और उसका पुत्र खड़ा है। अब इस माता पिता पुत्र को आप कई तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो अलग अलग तरीके से अरेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यस। तो यस कितना मिलेगा, यस देखो 3 पोजीशन है, तो अगर किसी एक पोजीशन पे माता खड़ा हो जाएगा, तो अब पिता को खड़े होने का केवल 2 पोजीशन बचेगा, तो किन्हीं दोनों पोजीशन पे पिता आ जाएंगे, और सिर्फ एक पोजीशन बचा, तो एक पोजीशन पे बच्चा आ जाएगा। अब जरूरी नहीं कि इसका मतलब हम कि तीसरे पोजीशन पे बच्चा को खड़ा किए हैं, तो यानी टोटल परमुटेशन ख्याल है क्लास 11th का, यही तो है ना, 3 दूनी 6, यानी टोटल 6 तरीके से उन सबको आप खड़ी करके फोटो खींच सकते हो। तो यही तो आपका वो प्रतिदर्श समष्टि, यानी कहने के लिए नंबर इन एस कितना हो जाएगा, 6। तो फिलहाल हमको एस का कहीं काम ही नहीं है, ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखते। समझ में आया एस कैसे छाया है ना। तो फिर क्या बोल रहा है कि एक घटना है ई को किस तरीके से डिफाइन किया, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अगर पुत्र एक सिरे पर खड़ा है तो यानी क्या क्या हो सकता है, पुत्र एक सिरे पे खड़े होने का मतलब समझ रहे हो। चलो हम माता को एम से डिनोट कर दे रहे हैं, पिता को एफ से डिनोट कर दे रहे हैं, और पुत्र को एस से, सन, सन माने पुत्र। तो अगर पुत्र एक सिरा यानी एक साइड है, तो अगर मान लो हो सकता है पुत्र इस सिरा पर हो, क्योंकि 3 ही तो पोजीशन है, तो पुत्र हो सकता है इस सिरा पे हो सकता है, और पुत्र हो सकता है इस सिरा पे हो सकता है। अगर पुत्र इस सिरा पे है तो यहां पर माता, यहां पर पिता हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि पुत्र इस सिरा पे हो, यहां पर पिता हो जाए और यहां पर माता हो जाए। पुत्र को हमने इस साइड खड़ा कर दिया, अगर जब पुत्र इधर लास्ट में इधर खड़ा होगा तो माता यहां पर पिता यहां पर हो सकते हैं, या पिता यहां पर माता यहां पर, यानी इस सिरे से 2 चांस बना। और अगर पुत्र को उस सिरे पर खड़ा कर दोगे तो भी 2 चांस बन जाएगा, यानी एम एफ, यानी माता इधर हो गया पिता इधर। और ऐसा भी हो सकता है पिता इधर हो जाए माता इधर हो जाए, लेकिन देखो पुत्र आपका क्या है, सॉरी पुत्र आपका उधर ही तो है, तो ये 4 केस बन सकते हैं इससे। ये बात समझ में आया ना, ये चारों केस हमने कैसे बनाया, एक बार पुत्र को इस कॉर्नर पे खड़ा कर दिया, तो जब पुत्र को इस कॉर्नर पे खड़ा किया तो माता पिता यहां आ सकते हैं, अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। और दूसरी बार हमने पुत्र को लास्ट कॉर्नर पे खड़ा कर दिया, तो ये भी अपना पोजीशन बदल सकता है। यानी इसमें कितने नंबर आए, 1 2 3 4। तो लिखोगे कैसे आप, ऐसे सीधा लिख दोगे SMF कामा फिर SFM कामा, ऐसे करके अपना चारों लिख देना। तो चलो फिर अब आगे क्या बोला है, ई तो हुआ, ये हुआ ई। अब एफ को किस तरीके से डिफाइन किया है, पिता मध्य में खड़ा है, पिता मध्य में खड़ा है। अगर पिता बीच में खड़ा है, इस बात का मतलब क्या है कि यहां पर फादर हुआ तो यहां पर मदर हो सकता है, इधर सन हो सकता है, और अगर पिता को बीच में किए हो तो सन इधर हो सकता है, मदर इधर हो सकते हैं। बस ये 2 चांस है ना। तो हमको क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में यही कॉमन है। अरे क्योंकि पिता बीच में होना चाहिए, तो अगर पिता बीच में होना चाहिए तो
और एक यहाँ पर भी है ना, अच्छा ये भी है क्योंकि यहाँ पर भी पिता बीच वाला है, यानी इसमें क्या आ जाएगा, एक MFS आ जाएगा और एक SMF आ जाएगा। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F का मतलब क्या है, नंबर इन E इंटरसेक्शन F बटे नंबर इन F। तो E इंटरसेक्शन F में कितने नंबर है, 2, और F में कितने नंबर है, F में भी 2 ही नंबर। अरे F है ना, F में एक यही हुआ एक ही हुआ, 2 ही तो हुए, यानी 2/2, यानी इसका कितना चांस हो गया, 1। ठीक है, तो आपको एक कॉपी करना कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर SFM होगा, लेकिन आएगा इसमें कितने नंबर, 2 ही नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपको एक कॉपी करना, आप इससे कॉपी कर लो। तो फिर आज बस यहीं तक करते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।